नमस्कार। बजट पर हमारी खास पेशकश मार्केट महापंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बजट का आज ऐलान हो गया और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फोकस है ही, लेकिन गांवों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर खास फोकस किया गया है और उनके लिए बड़े फंड्स का भी ऐलान किया है वित्त मंत्री साहिबा ने। इसके अलावा एमएसएमई को लेकर भी कई सारे ऐलान किए गए हैं। हालांकि एक गोगली भी पड़ी एसटीटी की और कैपिटल गेन टैक्स की, उसके बाद बाजार थोड़ा सा घूमा, नीचे आया। लेकिन जब ये समझ में आया कि नहीं, वित्त मंत्री ने एक हाथ से दिया भी अच्छे से है, तो फिर बाजार को राहत मिली और अच्छी रिकवरी हमने बाजार में देखी है। लेकिन क्या आज का जो बजट है ये लॉन्ग टर्म का विजन इसमें है? बाजार की चाल यहां से कैसी रहेगी? प्रॉफिट टेकिंग जो आज हमने देखी है या फिर पिछले कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी हम देख रहे थे, क्या वो कंटिन्यू करेगी या फिर बाजार अपने पुराने रिदम में लौटकर फिर से नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा? हमने 24,800 के ऊपर के स्तर देखे हैं, तो जरा इसी को समझते हैं, बाजार के मूड को और बजट के ऐलानों को बारीकी से जरा विश्लेषण इसका करते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा और इसके अलावा भी और भी कई सारे दिग्गज मेहमान शो में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। त्रिदीप भट्टाचार्य होंगे, गुरमीत चड्ढा होंगे, अमित जेसवानी होंगे और हर्षा उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अमित जेसवानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अमित जी और पुनीता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। पुनीता जी, आपके पास आएंगे। मैम, कैसा लगा बजट आपको? क्योंकि जब बजट पेश हुआ, जब एसटीटी को लेकर, एलटीसीजी को लेकर जब बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, तब लगा कि शायद सेंटिमेंट थोड़ा खराब होगा, लेकिन रिकवरी बड़ी अच्छी आई। ओवरऑल आपको बजट कैसा लगा और बजट में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी मैम? नहीं, जैसे एक ये मुहावरा है ना, रोटी कपड़ा और मकान, इस तरह से ये बजट जो है ये है नौकरी, सड़क और मकान। तो इधर नौकरियों पे बहुत ध्यान दिया गया, रोड्स पे बहुत ध्यान दिया गया और जैसे कि मकान लेके लैंड रिकॉर्ड, डिजिटाइजेशन, रियल एस्टेट सेक्टर में, अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह में भी, अर्बन हाउसिंग में भी ध्यान दिया गया है। तो काफ़ी सारे छोटे-छोटे मुद्दों पे उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, पर कोई बहुत बड़ी चीज़ जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि हम लोगों का हमारी काया किसी तरह से बड़े वे में पलट हो जाए। ऐसी कोई अनाउंसमेंट्स बजट में नहीं आई। छोटे-छोटे बहुत सारे उन्होंने हर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को थोड़ा सा खुश करने के लिए दिया है। हाँ, बट स्टॉक मार्केट के लिए तो एक नेगेटिव रहा। नेगेटिव इतना नहीं है कि जैसे कि रेट बढ़ा, ये वैसे भी इंडिया का जो टैक्स रेट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो बाकी बाजारों से वैसे भी कम है। जैसे कि यूएस का रेट काफी ज्यादा है लॉन्ग टर्म गेन्स और शॉर्ट टर्म। तो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी भी कम है, पर क्योंकि उन्होंने रेस किया है इसलिए एक ये अनसर्टेनिटी कई साल तक बनी रहेगी कि कभी फिर से बढ़ा दे। तो ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव रहा है मार्केट के लिए। और एफएनओ का तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी एक हफ्ते से कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से नेगेटिव, चाहे इकोनॉमिक सर्वे में हो, चाहे सेबी का हो, वो लोग स्पेकुलेशन समझ के इसको थोड़ा रोकना चाह रहे हैं, इसलिए एसटीटी एफएनओ पे बढ़ा दिया है। थोड़ा बहुत इसका फ़र्क ज़रूर आएगा लॉन्ग टर्म में। बट अभी इस बजट से इतना कुछ ना मार्केट में पॉजिटिव कुछ होने वाला है, ना ही कोई बहुत नेगेटिव। अमित जयसवानी भी हमारे साथ हैं और साथ ही हर्ष उपाध्याय भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ आगे कार्यक्रम में जुड़ते जाएंगे। मैं उनका परिचय आपको बताता जाऊंगा। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। पुनीता मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। अमित भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काफ़ी हैंडसम लग रही है सर आज फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला। और त्रिदीप भट्टाचार्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर से हम आप बातचीत कर रहे हैं आज आपसे और ये पोस्ट बजट आपसे बातचीत है, थोड़ा और समझेंगे आपसे मार्केट्स के बारे में। हर्ष, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओवरऑल वैसे तो मैं मार्क्स से शुरू करना चाहता था कि 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे, मैं उससे थोड़ा आइडिया लगा लेता कि अच्छा बजट को आप अच्छा बुरा क्या बोल रहे हो, बट फिर भी चलो मैं मार्क्स से शुरू नहीं करता, एक और तरीका है शुरू करने का। आप मेरे को दो बहुत अच्छी चीज़ बता दीजिए जिस बजट के अंदर आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी, और कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया या नहीं होना चाहिए था।
अगर आप बजट को देखते हैं तो जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके हिसाब से एक तरफ से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूएशन की बहुत जरूरत थी, वो इस बजट में देखने मिल रहा है। जो फिस्कल डेफिसिट का इंटरिम बजट में टारगेटेड रेट था 5.1% ऑफ जीडीपी, उसको और कम किया गया है 4.9%। इससे यही उम्मीद है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए कंट्री में ग्रोथ कंटिन्यूएशन के लिए, वो जरूर मिलेगा। और वहां जाके नेट बोरोइंग और क्रॉस बोरोइंग नंबर्स भी अगले कुछ साल के लिए कम ही रहेंगे। सो नेट टू जीडीपी रेशियो जो रहेगा इंडिया का, वो भी कम रहेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देते हैं और उसके अलावा जो सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड होने का जो उम्मीद है, उसको भी बरकरार रखते हैं। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव बोल सकते हैं। जो आरबीआई से एडिशनल डिविडेंड आया था, उसका अच्छा सा एक यूज हुआ है बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वो डेफिनेटली एक अच्छा मूव है। जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दोनों पे फोकस है और दोनों के लिए इंसेंटिव्स किए गए हैं। तो जरूर इसमें हम अगले कुछ सालों में काफी उम्मीद रख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ सकती है। ये दोनों चीज एक तरफ से फोकल पॉइंट्स बोल सकते हैं। ये अगर आपने बताया। नेगेटिव देखेंगे तो जरूर कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज होते हुए नहीं देखते हैं। तो उस हिसाब से जो टैक्स इंक्रीज हुआ है, स्पेशली कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, वो एक तरफ से नेगेटिव बोल सकते हैं। और जरूर मार्केट में भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो दिखाई दिया है, क्योंकि सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उनका ये उम्मीद नहीं था कि उसमें कोई टिंकरिंग, और उसके वजह से उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। तो वही मार्केट वाला एंगल है जो कुल मिला के ऐसा फंसा हुआ है। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज जब बजट की स्पीच हम सब लोग सुन रहे थे, शायद आप भी यही चीज़ फील कर रहे होंगे कि मार्केट को छोड़ के सबको कुछ ना किसी को दिया है, सिर्फ मार्केट से लिया है। तो मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुका है सर, या फिर अभी करना बाकी है? उसको एलटीसीजी के बारे में पता था, एसटीसीजी के बारे में पता था, एसटीटी के बारे में पता था, और शायद अभी तो एक राउंड का है ये, हो सकता है अभी सेबी चेयरपर्सन भी एफएनडो को लेकर कुछ बोले। पीजे, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया अपने शो पर। बाजार देखिए तो दुखी था बाजार, तो जैसे हम भी तो थोड़ा सा दुखी तो थे ही। ऐसा कोई ब्लॉकबस्टर तो कुछ बजट में था नहीं टू राइट होम अबाउट। और जो भी था, सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया, बट हमने बहुत पैसा कमाया। अब 20% भी पैसा कमाना जारी रहेगा। हम तो स्टॉक पिकर्स है, तो हम तो ग्रोथ चेस करते रहेंगे। होपफुली द पोर्टफोलियो रिटर्न शुड बी गुड। और अभी टैक्स बढ़ा दिया तो देना पड़ेगा, अभी कुछ कोई उसका रास्ता तो है नहीं। दुख जरूर है, बट ठीक है, ये देश के विकास के लिए ही काम आ रहा है ये पैसा। बट कुछ ऐसा कोई बड़ा कोई होम रन तो कुछ ऐसा मारा नहीं है। ये बजट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो कोई ज्यादा बात नहीं कर रही थी। बात तो स्पेकुलेशन ऑन स्टॉक ऑप्शंस कम करने की थी। मुझे तो ये वाले कोई एसटीटी, अगर वो जीरो डाक वाला, नितिन कामत जी ने ट्वीट किया कि 1500 करोड़ से 2500 करोड़ एसटीटी कलेक्शन करेंगे, जो 1500 करोड़ एक क्वार्टर में करते थे, वो 25 करोड़। मुझे नहीं लगता उससे कोई स्टॉक ऑप्शन में कोई स्पेकुलेशन रुकेगा। ये एक घंटे में जो 90-95% जो वॉल्यूम ट्रेड होती है हर हफ्ते की, आई डोंट थिंक विद एसटीटी मूविंग लिटिल हायर दैट एक्टिविटी विल स्टॉप। बट अगर सेबी कुछ करती है तो दैट इज टू लुक एट। बट ये स्पेकुलेशन एक्टिविटी तो नहीं रुकने वाली है अगर ये एसटीटी से, ये तो पक्की बात है। बाकी मार्केट के लिए तो इतना कुछ खास बजट था नहीं ना, मुझे कुछ ब्लॉकबस्टर लगा। इट इज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। कोई इंफ्रा में भी स्पेंड जो 11 लाख करोड़ कुछ था वही है। मोटा मोटी तो एक नॉन इवेंट ही आप समझो, एक्सेप्ट द टैक्स पार्ट। ये टैक्स ने थोड़ा दुखी दिया है, कुछ खुशी तो नहीं है। ठीक है, त्रिदीप जी आपके पास आएंगे। आज हमने बाजार में देखा कि जो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक थे वो चल रहे थे, कुछ और बैंक्स थे जिनका बजट से डायरेक्ट इम्पैक्ट था। आईटीसी को लेकर तो जेफरीज ने कमेंट भी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि नो न्यूज़ इज ग्रेट न्यूज़, मतलब टोबैको टैक्स उस पर नहीं आया, उसके चलते आईटीसी को भी नहीं चलते हुए दिखा। आपको लगता है कि वाकई बजट में वो फ्यूल है, वो ट्रिगर है जो कंजम्पशन को यहाँ से बूस्ट करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो
एग्जम्पशन लिमिट को थोड़ी सी बढ़ाई गई है और टैक्स के स्लैब रेट में थोड़ी सी चेंजेस किए गए हैं। किस तरह से कंजम्पशन को बूस्ट करने वाला बजट लग रहा है आपको ये? नमस्कार, मुझे आपके पॉपुलर शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये बजट में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन, ये कठिन 3 बॉल को एक साथ हैंडल किया है। पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि इस बार फ्रेजाइल मैंडेट था, तो उनको बिहार और कर्नाटक के लिए कुछ ना करना था, उन्होंने किया। रूरल जो उनके वोट काउंट वो कम हुए थे, तो कुछ हद तक उनको रूरल का जो एक बूस्ट था वो उनको शो करना था कि बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड के लिए हम करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस तरीके से काफी बातें हुई हैं। बट नेट इसका आप अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से मूल्यांकन करेंगे तो जो कैपेक्स स्पेंड है जो पहले था अभी भी उतना ही है, टोटल कंजम्पशन स्पेंड जो पहले था अभी भी उतना ही है। नेट जो हुआ है वो ये है कि थोड़ा सा हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो कम हुआ है, विच इज गुड न्यूज। फिस्कल प्रूडेंस इज ऑलवेज गुड न्यूज। और दूसरा जो एक फायदा अपने को हुआ है कि कुछ इलाकों में, जैसे मान लीजिए सम प्रोग्राम्स में उन्होंने जो रूरल फोकस्ड है वहां पे ग्रोथ देखने को मिला है। यही नेट आंकड़ा है। जो इंक्रीज हुआ है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन बजट के अंदर आते आते जो कैपिटल गुड्स में एक तेजी का एक माहौल बना हुआ था, उस पे नंबर सेम आया, इसलिए मार्केट को थोड़ा बहुत आई थिंक वहां पे झटका लगा। पर नेट मार्केट ये सब चीजों को बड़ी जल्दी फैक्टर इन कर लेता है। मेरे ख्याल से आज या कल में, ये 2 दिन में ये पूरा फैक्टर इन हो जाएगा। उसके आगे तो नतीजे, अर्निंग्स के नतीजे जो है वही मुहैया करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगी। पुनीता मैम, मैं 1 मिनट के लिए आपके पास आऊँगा। आपने जब स्टार्टिंग में कहा ना ये कि बजट के अंदर 3 चीज़ें दिखी, तो मैंने एग्जैक्टली वो लिख ही लिया कि आप जब बोल रहे हैं। और इनफैक्ट मैं उसको बोलूँगा, आपने 3R के बारे में बोला आज। 3R मतलब पहला रोड, दूसरा आप कह रहे हैं कि रोजगार, तीसरा आपने कहा कि रियल एस्टेट। तो रोड, रोजगार और रियल एस्टेट, 3R की आपने बातचीत की। मेरे को आपसे सिर्फ इतना समझना है, ये FIs को भी अच्छा लगेगा? मैडम, FIs 80% है इंडिया में लॉन्ग इस समय। आई मीन जैसे मैंने बोला, ये बजट ना कि कोई बहुत अच्छा लगने वाला है, ना ही कि बुरा लगने वाला है। ये कि एक न्यूट्रल टाइप बजट है। इसमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये एनडीए बजट होगा, क्योंकि आंध्रा और बिहार को काफी सॉफ्ट मिले गए। ये एक्सपेक्टेशन थी कि रूरल को रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनवायरनमेंट, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा, रोजगार पे, स्किलिंग पे। ये सब तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। ओनली थिंग जो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे है वो है कि कैपिटल मार्केट्स के ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स पे उसका ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ज्यादातर वो टैक्स ट्रीटी वाले कंट्री से आते हैं, जहाँ के वैसे भी उनको, चाहे मॉरिशस हो, चाहे गिफ्ट सिटी हो, चाहे जहां से भी, वैसे भी उनको टैक्स नहीं लगता इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो इससे ये जो टैक्स बढ़ा है, मुझे नहीं लगता उन पे इतना असर होगा। ठीक है, डन। एक चीज़ मेरे को थोड़ा और पता करनी है। हर्ष के पास चलते हैं वापस से। हर्ष, पहले बजट से पहले हम ना बहुत गैस करते थे, अच्छा डिफेंस वालों को, रेलवे वालों को ऐसा कुछ होगा, ये होगा, ईवी की बात होगी। आप सच्ची बात मानेंगे, मैंने ना 10 चीज़ों की लिस्ट बना रखी थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। और आज पुनीता मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आपने रोजगार, रियल एस्टेट और रोड, इसी की बातचीत की है। थोड़ा बहुत मैं इसमें MSME भी जोड़ देता हूँ, चलो MSME की बातचीत भी हुई है। ये डिफेंस कहाँ गया, ये रेलवे कहाँ चला गया, और ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कुछ तो बोलते एक लाइन में आया। अभी 11 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स है, समझ लो जिसको जितना मिल रहा अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। ये मार्केट को समझ में आ जाएगा मैडम, बिना बोले ही? सर हर्ष, बिना बोले समझ में आ जाएगा मार्केट को? देखिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो इंटरिम बजट में जो 11 लाख करोड़ का जो कैपेक्स स्पेंड था, उसमें डिफेंस, रेलवे से सभी क्षेत्र इन्वॉल्व थे, और उनके नंबर्स भी उस टाइम पे जो था वही रहेंगे। तो उस हिसाब से जो एडिशनल डिविडेंड मिला, उसके वजह से जो हो सकता था और एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो नहीं हुआ है। वो एक तरफ से अगर किसी का एक्सपेक्टेशन था तो बोल सकते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए हैं, लेकिन फरवरी के जो इंटरिम बजट है उससे कोई बदलाव नहीं है। तो यानी कि वहां पे जो डिफेंस या रेलवेज का जो बजट स्पेंड था वो कंटिन्यू होगा। तो उस हिसाब से
कंपनीज को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जरूर सेंटिमेंट के हिसाब से अगर कोई सोच रहा था कि और कुछ ज्यादा मिल सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से, वो नहीं हुआ है। बस इतना ही इस बजट से। छोटा सा सवाल मेरे को अमित जी से भी पता करना है। अमित भाई, एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि आप वैल्यू पिकर हैं, आपकी वो जो है प्रोसेस है वो अभी भी चलती रहेगी। अभी वैल्यू पिक करने के लिए कौन सा जगह है जहां पर आपको अभी भी वैल्यू दिखती है? ये पोस्ट बजट की बात बोल रहा हूँ, प्री बजट का तो मैटर ही खत्म हो गया अब। नहीं, अभी अर्निंग सीजन डिम्पी जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अर्निंग सीजन। आप तक के कुछ 250 के करीब करीब एनएससी में नतीजा है आउट ऑफ 1700। आई वुड से मेरे हिसाब से 200 के करीब करीब इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। सो अर्निंग सीजन हैज नॉट स्टार्टेड ऑफ एन ऑन अ गुड नोट। द अर्निंग्स आर वीक। पर जहां 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 नंबर्स अच्छे रहेंगे, जहां पे अर्निंग्स अच्छी रहेगी, बाजार वही टाइप ऑफ कंपनी। देखो, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है सिस्टम में। जो इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के पास भी हम देख रहा था डेटा, उसमें 1.5 लाख करोड़ के करीब करीब पैसा पड़ा है। बट यहाँ से आपको अर्निंग्स चाहिए, कंपनीज हु कैन ग्रो एट 25-30%। और जहां जहां वो ग्रोथ आती जाएगी, वहां पे बहुत बड़ा कैपिटल बहुत जोर से जाएगा। सो मार्केट्स हैव लिक्विडिटी, market just needs opportunity. But if you ask me, how would you rate this earning season out of 10? बजट का तो मैं कोई वो नहीं हूं, बट आउट ऑफ दिस अर्निंग सीजन आई वुड रेट इट 2 आउट ऑफ 10। मतलब इतना खराब चल रहा है अब तक का अर्निंग सीजन। आज भी जो नंबर्स आए हैं, सब जो अब तक के अभी 2 हफ्ता हो गया अर्निंग सीजन के नंबर्स हॉरिबल आए, आप समझ के चलिए। ठीक है पुनीता मैम, एक आपसे सवाल होगा, थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होगा। एक बड़ा इवेंट था, ये इवेंट बीत गया, बाजार ने कोई खास रिएक्शन, मतलब इवेंट के दिन तो मतलब हमने नहीं देखा। एक डिप आया, फिर वो बाई भी हो गया। यहां से बाजार को अगर चलना है मैम, तो बड़े ट्रिगर्स कौन से होंगे? अर्निंग वो ट्रिगर का काम करेंगे, या फिर यूएस फेड का रेट कट कैटलिस्ट बनेगा, या फिर यूएस में आगे इलेक्शंस भी हैं उस पर नजर रहेगी? आपके हिसाब से मेजर इवेंट्स कौन है जो बाजार को बड़ा पुश देगा यहां से? मेरे हिसाब से अगर कोई बड़ा पुश आएगा तो वो अपसाइड पे नहीं होगा, वो डाउनसाइड पे ही हो सकता अच्छा। है। क्योंकि अपसाइड तो ऑलरेडी मार्केट्स काफी कुछ फैक्टर इन कर चुकी है, पॉजिटिव चीजें, इंडियन इलेक्शंस हो गए, बजट हो गया। हाँ, अब स्टेट इलेक्शंस है, पर वो अभी नवंबर में। आई थिंक उससे पहले फेड रेट कट, फेड, यूएस इलेक्शंस, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और वहां पर क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी है यूएस इलेक्शंस को लेकर, तो इससे मार्केट्स, यूएस मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। और साथ साथ में पॉजिटिव फेड से एक ट्रिगर आ सकता है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन के यूएस को लेके कुछ नेगेटिव न्यूज भी आ सकती है और फेड की तरफ से पॉजिटिव भी आ सकती है। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट जनरली कोरिलेटेड है, तो इंडिया भी उन क्यूज को लेके थोड़ा बहुत ट्रेड करेगा। तो अभी जो मार्केट है मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होगी, और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज बहुत जोर से कहीं से आए तो उधर इनफैक्ट रिस्क ज्यादा है। नेगेटिव न्यूज का रिस्क ज्यादा है। हर्ष, आज जब बजट भाषण की शुरुआत हुई तो वित्त मंत्री ने 9 अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, जिसमें कि कृषि को सबसे ऊपर रखा, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट ये रखा, एनर्जी सिक्योरिटी, शहरी विकास, ये तमाम चीज़ें रहीं। यहाँ तक कि अगर आप देखिए, शहरी गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का ऐलान किया है। आपको कौन सी थीम थोड़ी सी सस्टेनेबल लग रही है, जिसमें अभी आगे भी थोड़ी यूफोरिया बनी रहेगी? कहाँ पर फोकस करके बाजार में चले इस वक्त? देखिए, काफी कुछ जो बताए गए उसमें काफी कुछ चीजों पे काम पहले से भी चल रहा है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग अर्बन डेवलपमेंट, या हाउसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फोकस हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी या ट्रांजिशन का बात करें, तो ये सब पे ऑलरेडी काम चल रहा था और वो कंटिन्यूएशन हो रहा है। एक दो चीज जो है, जो एक तरफ से थोड़ा ज्यादा फोकस आया है अभी बोल सकते हैं, वो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एग्रीकल्चर। और हमें लगता है कि अगर इंडिया इसी मोमेंटम से ग्रो करना है, ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एग्रीकल्चर सिचुएशन इंप्रूव होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए, और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। अगर हमारा ग्रोथ रेट एक तरफ से 6.5-7% ग्रो करना है या उससे ऊपर ग्रो करना है, और उसके अलावा इस ग्रोथ से हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। जो पुअर एंड रिच का जो डिवाइड है उसको ब्रिज करते जाना पड़ेगा।
तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगले कुछ साल देखेंगे तो ये सारे चीजों पे फोकस कंटिन्यूएशन रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कभी भी हमारे कंट्री में एडिक्वेट होते हुए नजर नहीं आ रहा है इमीडिएट होराइजन में। तो उस हिसाब से वहां पे भी काम चलते रहेगा और एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जो जियो पोलिटिकल एक एक बैक बना हुआ है उसमें तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उस हिसाब से ये सारे जो प्रायोरिटीज बताए गए हैं उसमें कोई ऐसे प्रायोरिटी नहीं है जो एकदम शॉर्ट टर्म है और नेक्स्ट बजट में शायद उसका बात नहीं होगा, ऐसे तो हमें नहीं लगता है। तो हमारे हिसाब से तो ये सभी चीजों पे कंटिन्यूएशन रहेगा। अमित जी एक चीज़ बताइए, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि मेरे को बजट अच्छा नहीं लगा, आपने ये कहा कि अर्निंग्स डिम्पी जी बहुत ख़राब आ रही हैं, तो सर फिर मार्केट हाई पे क्यों खड़ा है? ये लिक्विडिटी और एफआईज का रोल है क्या? ये कैसे, ये क्या क्यों हाई पे है और ये क्यों नीचे एक डिप नहीं आ रहा है? सब लोग डिप की बात तो करते हैं बट आता नहीं है, ऐसा क्यों? मुझे भी कोई बहुत बड़ा डिप तो नहीं लगता है, बट मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूँ जो मैं लास्ट वीक भी कहा था। हाँ। अर्निंग्स वैल्यूएशन तुझे गिरने नहीं देगी, सॉरी, लिक्विडिटी तुम्हें गिरने नहीं देगी एंड वैल्यूएशन तुम्हें बढ़ने नहीं देगी एंड अर्निंग्स। तो अर्निंग्स और वैल्यूएशन दोनों में थोड़ी तकलीफ है। वैल्यूएशन तो ठीक है बट लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी के आने के बाद एक 5 साल का विजिबिलिटी है इन्वेस्टर्स को एंड होप है। तो जो भी बाजार में मेरे को कोई बड़ा डाउनसाइड नहीं लगता है, बट अर्निंग्स जो हमको चाहिए रहता है, क्योंकि आप बहुत 10% 12% बाजार बढ़ भी गया है, तो उसके हिसाब से ये क्वार्टर बाजार, ये क्वार्टर नहीं, बाजार नेक्स्ट 5 साल सोच के ले रहा है। तो देयर इज अ एलिमेंट ऑफ होप दैट विथ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर 5 इयर्स, बट ये क्वार्टर की अर्निंग से तो उसको कोई मतलब नहीं है, राइट? हम लोग डिम्पी जी स्टॉक पिकर्स है, तो आपको हम तो we are trying to only find alpha opportunities. We are fund managers, तो हमारे लिए तो earnings and alpha is the most important thing. Budget, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत खराब है, हमारे लिए खराब है, हम कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे लिए बजट तो अच्छा नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा तो पूरा नेटवर्थ ही लगा रहता है ये सब में, और किसको अच्छा लगता है ज्यादा टैक्स भरना। बट ठीक है, हम ज्यादा कमाएंगे, पॉजिटिव ही रहना है हमें। कमाई पे टैक्सेशन पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट अर्निंग्स जो है ये क्वार्टर में तो एक स्लो डाउन दिख रहा है। आप बैंकिंग देख लीजिए, तो मुझे तो सब जगह स्लो डाउन ही दिख रहा है। तो योर लार्जेस्ट पेंट कमिंग कंपनी डूइंग नेगेटिव ग्रोथ, बिल्डिंग मटेरियल नंबर्स आर वीक। आप कहीं भी देख लो कंजम्पशन, आज एक सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी का नंबर है 2% रेवेन्यू ग्रोथ। इंडिया लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी ग्रोइंग एट 2%। ये तो आप अच्छा क्वार्टर तो नहीं बोल सकते हो ना। तो डिम्पी जी, बट बाजार नहीं गिरेगा क्योंकि अब थोड़ा टेक्नोलॉजी सर्विस पैसा घूमते जा रहा है। 2% वाई ग्रोथ है हाँ। लार्जेस्ट आईटी कंपनी में, तो भी बाजार उसको बिट करते जा रहा है कि लिक्विडिटी बहुत है। तो लिक्विडिटी ये बहुत है। लिक्विडिटी बाजार को गिरने नहीं देगी और अर्निंग्स बाजार को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देगी। ये बात बिल्कुल आपने सही कही और यही इसी की बात के साथ मैं अपने एक और मेहमान का भी स्वागत कर रहा हूँ। गुरमीत चड्ढा हैं हमारे साथ जुड़े हैं। गुरमीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मेरे पास आपके लिए दूसरा सवाल था, लेकिन मैं इसी सवाल से करूँगा जो अमित जी ने अभी बताया है, और आप भी रिसर्च के मास्टर हो। वो ये कह रहे हैं कि भाई लिक्विडिटी मैं तुझे नीचे नहीं आने दूंगा, और वो कह रहे हैं कि अर्निंग्स और वैल्यूएशन मैं तेरे को ऊपर नहीं जाने दूंगा। अमित जी ठीक बोल रहे हैं क्या गुरमीत भाई? कुछ हद तक ठीक बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी स्ट्रांग है। म्यूचुअल फंड करीबन 1.25 करोड़ कैश में है, और हमने पहली बार शायद ये हाई अपने करियर में, हम लोग खुशनसीब हैं। मैं अमित जी से कुछ इत्तेफाक रखता हूँ कि एफआई सेलिंग के बाद मैंने पहली बार निफ्टी को हाई एटलीस्ट अपने 20 साल में देखा है। बट खाली लिक्विडिटी नहीं है, और मैं ये नहीं कहता कि अर्निंग बिल्कुल खराब है। अगर आप पिछले हम थोड़ा नियर टर्म से अगर थोड़ा 5 साल अगर आप निफ्टी का रिटर्न निकालेंगे तो करीबन 16 साढ़े 16% है। 5 साल का अगर आप निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ भी निकालेंगे लगभग उतना ही है। बट हाँ, कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन जो है स्ट्रेच्ड है, कुछ पॉकेट में थोड़ा फंडामेंटल्स या गुड न्यूज प्राइस में आ गई है बहुत जल्दी, तो वहां से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये इक्विटी मार्केट हमेशा ऐसे ही होता है, या जब फेयर में होता है तो भी एक्सेसिव होता है, और जब ग्रीड में होता है तो भी एक्सेसिव होता है। मार्केट कहाँ रैशनल रहता है कभी? आप देखिए पिछले 40 साल का रिटर्न 14-15% है, पर 4 ही साल ऐसे हैं जब 14% रिटर्न आया। तो लीनियर रिटर्न तो आता ही नहीं है, या तो काफी अच्छा आता है, या रेंज बाउंड होता है और खराब आता है। तो ये एक इक्विटी मार्केट का जिसे हम कहते हैं चरित्र है, और इसको आप जब अच्छा, वो क्या क्रिकेट में कहते हैं, जब आप अच्छा अर्धशतक मारिए
तो सेंचुरी मारी है, तो बड़ी सेंचुरी मारी है। तो मार्केट भी ऐसा है, जब आपका रिटर्न बन रहा है और लंपी आए तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि जितना मैक्सिमम बना सके बनाना चाहिए। गुरमीत भाई, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे, वो ये कि देखिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो बजट से पहले बहुत चले थे, उनको लेकर देखिए कोई खास ऐलान कुछ हुआ नहीं। मतलब अगर आप शिपिंग की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, पावर की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, तमाम सेक्टर्स हैं और हमने बहुत लंबी चौड़ी बाइंग देखी थी। क्या अब प्रॉफिट टेकिंग वहां से समेट लें, क्योंकि कैपेक्स को भी कोई उसमें छेड़छाड़ की नहीं गई। अगर उसको बढ़ाया जाता तो हम शायद उससे थोड़ा समझ लेते कि अच्छा ठीक है कैपेक्स बढ़ा है तो शायद इनमें डाइवर्ट होगा। वो क्या करें जिनको हैंडसम प्रॉफिट हो रहे हैं, वसूल के बाहर हो जाए उसमें से? मेरे से सवाल? हाँ सर, बताइए। हाँ जी। मैं नहीं मानता हूँ कि कैपिटल आउटले कम हुआ है। आप देखिए 11 लाख करोड़ का बरकरार किया है, जो कि इंटरिम बजट में था। अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो डिफेंस में जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है वो करीबन 1.5 लाख करोड़ है। बॉर्डर रोड्स में काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो आपको थोड़ा सा लेवल 2 जाना पड़ेगा डिफेंस में कि कहाँ पे एलोकेशन ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट और निकाली है। पहले 591 आइटम्स की निकाली थी, अब एक और 350 आइटम्स की लिस्ट निकाली है। दूसरा आप देखेंगे कि इंडिया में 30% रीसेट क्लॉज है। अगर आप उसको क्वांटिफाई करेंगे तो ये अभी जो अनयूज्ड है, बहुत सारी कंपनीज को, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बताई है कि यही ऑथराइज्ड कंपनीज हैं जो ऑफसेट के लिए एलिजिबल है। तो उसका अपॉर्चुनिटी लगभग 60-65 हजार करोड़ हो गई है। इनफैक्ट 2030 तक ये करीबन 90,000 करोड़ हो जाएगी। और इसमें बहुत सारी छोटी कंपनीज भी हैं, ड्रोन है। अभी हमने देखा कुछ बहुत नए डेवलपमेंट हुए, जैसे एक सीबेक्स 2 करके एक सिस्टम आया है जो नाइट्रोटोल्यून से 2 टाइम्स ज्यादा लीथल है। तो आपको थोड़ा लेवल 2 जाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मुझे ऑर्डर मिल गया और डिफेंस चल रहा है तो मैं ले लूं, उससे लेवल 2 जाना पड़ेगा अगर यहाँ से पैसा बनाना है। आप देखिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को 2.5 लाख करोड़ के ऊपर इस बजट ने दिया है। आवास जो हाउसिंग है उसमें 10 लाख करोड़ दिया है। वुमेन को लेके जो जो गर्ल सेंट्रिक स्कीम्स है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स है, वहां पे तो मैं नहीं मानता हूँ कि कैपिटल आउटले कम हुआ है। मुझे लगता है एक बैलेंसिंग एक्ट हुआ है कि जो यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा रहा जिससे गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इन्फ्लेशन एक मुद्दा रहा, रूरल डिस्ट्रेस एक मुद्दा रहा, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। एक चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाना चाहिए था और इक्वेट करना चाहिए था। मेरा ये मानना है ये रिस्क कैपिटल है, इसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। अगर आप गोल्ड पे ड्यूटी कम कर रहे हैं 15 से 6%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा रहे हैं, हाँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे इससे नहीं सर, मेरे को भी ये समझ में नहीं आया कि गोल्ड पे ड्यूटी आपने कम कर दी और ऊपर से एलटीसीजी बढ़ा दिया। चलो एसटीजीसी तक तो समझ में आता था, बट एलटीसीजी वालों की क्या गलती है? वो तो भाई इन्वेस्टर हैं, आप उन पे भी 2.5% बढ़ा रहे हो। अच्छा, इस कार्यक्रम की शुरुआत देखो कितनी बढ़िया नोट पे हुई है। पुनीता मैम ने सीधा बताया कि भाई 3R पे काम हुआ और उनको ऐसा कुछ लगता नहीं बजट कोई बहुत अच्छा है बहुत ख़राब है। और लास्ट में गुरमीत जी आप भी जाते आते यही बोल के जा रहे हो, फिर ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा है बहुत ख़राब भी है। कुल मिलाकर डिस्कशन का सार ये है, हाँ बाजार गिर नहीं रहा। अमित जी ने टैगलाइन दे दी, हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे कि लिक्विडिटी तुझे गिरने नहीं देगी और वैल्यूएशन अर्निंग्स तुझे चलने नहीं देगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीता मैम थैंक यू वेरी मच, आप यूएस से हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपको स्पेशल थैंक यू। और प्रदीप आपका भी शुक्रिया, अमित भाई आपका शुक्रिया, हर्ष आपका शुक्रिया और साथ ही गुरमीत भाई थोड़ा आप लेट जुड़े हो सर, इसकी कमी कहीं ना कहीं आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। गुरमीत जी ऐसे नहीं छोड़ रहे, तो फिलहाल आपको छोड़ रहे बिना पेनल्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। Co-presented by SBI Life, अपने लिए अपनों के लिए। Co-powered by New Seltos with Kia Connect, tech is now badass. Co-powered by Canara Bank, together we can. In association with Capri Loans, फर्ज निभाते हैं। In association with Quant Mutual Fund, multi-asset, multi-manager. Introducing the new Kushak. Now starts at rupees 10.89 lakh. Skoda. वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 विश्व की खाद्य स्रोत बनने के लिए अग्रसर भारत के खाद्य प्रसंस्करण कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक आयोजन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार आपको आमंत्रित करता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में 19 से 22 सितंबर, भारत मंडपम, नई दिल्ली।
Take me to the base. Sir, how was the test drive? Badass. New Seltos. Tech is now badass. Kia, movement that inspires.